हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, आपका एक बार और स्वागत है रुद्रा जीएस वर्ल्ड चैनल में। हम लोगों ने अपने पिछले वीडियोस में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा था बायोलॉजी का। उससे पीछे हम लोगों ने यानी कि जो फर्स्ट वीडियो थी बायोलॉजी की, प्लेलिस्ट में मेंशन है, वो दी गई है और उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हो, जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट सिलेबस को देखा था बायोलॉजी का कि कैसे कैसे हम लोग स्टडी करने वाले हैं बायोलॉजी को। जो पिछला वीडियो था हमारा सेल से रिलेटेड, उसमें हम लोगों ने सबसे पहले साइंस की हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन को देखा था हम लोगों ने, और उसके बाद रॉबर्ट हुक के बारे में हम लोग देख चुके थे। रॉबर्ट हुक थे कौन? आप कहोगे ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। यही वो इंसान थे जिसने सबसे पहले सेल को देखा था। भले ही उन्होंने जो सेल देखा था वो डेड रही हो, ठीक है, मृत कोशिका को उन्होंने देखा था सबसे पहले। ठीक है, बात करते हैं हम लोग आज इस वीडियो में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे सेल के बारे में। ठीक है, सेल कैसे कैसे नाम सेल पड़ा उसका वो देखेंगे हम लोग। आते हैं हम लोग 1665 में, 1665 ईस्वी की बात है ये। ठीक है, रॉबर्ट हुक साहब ने सबसे पहले देखा क्या, इन्होंने ऑक ट्री की, स्पेनिश ऑक ट्री का छिलका लिया। क्या लिया? छिलका। ठीक है, स्लाइस ऑफ क्या लिया? कॉर्क लिया। ठीक है, कहाँ से ऑब्टेंड किया उसको उन्होंने? पाया कहाँ से? स्पेनिश ऑक ट्री से, पेड़ होती है स्पेन में। ठीक है, उससे उन्होंने, उसके छिलके में उन्होंने देखा अपने ही द्वारा। उन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया, चूँकि वो माइक्रोस्कोप क्या था? सिंपल था। ठीक है, अपने सिंपल माइक्रोस्कोप में उन्होंने जब उस छिलके को रखा और जब ऑब्ज़र्व किया तो उन्होंने देखा क्या, उन्हें स्ट्रक्चर मिली कैसी? हनी कॉम्ब जैसा। हनी कॉम्ब आप जानते हो, मधुमक्खी में जो मधुमक्खी के छाते में आपने देखा होगा इस तरह का स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, कंपार्टमेंट्स बने होते हैं छोटे छोटे। ठीक है, इसमें हॉलो स्पेस होते हैं, खाली स्पेस होता है, ये हॉलो स्पेस होता है। एम्प्टी बॉक्सेस होते हैं ये बक्से की तरह। ठीक है, इन्हें हम लोग हॉलो स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉलो स्पेस, यानी कि एम्प्टी बॉक्सेस उन्होंने देखा था उसमें। ठीक है, जो दिखते कैसे थे? एम्प्टी बॉक्सेस की तरह दिखते थे। कैसा दिखते थे वो? एम्प्टी बॉक्सेस की तरह दिखते थे। इनफैक्ट ही सॉ द डेड सेल्स ऑफ प्लांट। उन्होंने जो सेल देखा था वो था कैसा? डेड सेल था। यानी कि उन्होंने, उनकी चूँकि माइक्रोस्कोप उतनी एडवांस नहीं थी, सिंपल माइक्रोस्कोप थी, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या देख पाए थे? सेल वॉल ही देख पाए थे। क्या देख पाए थे? कोशिका भित्ति देख पाए थे। ठीक है, जो कि सेलुलोज की बनी हुई होती है। ठीक है, आगे इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग ऑर्गेनल्स देखेंगे सेल की ऑर्गेनल्स की जब हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पे इसको देखेंगे। इन्होंने इस इम्पटी बॉक्सेस को आगे चल के एक नाम दिया, लैटिन में उसे कहा जाता है सैलुली। क्या कहते हैं उसको हम लोग? सैलुली। ठीक है, सैलुली का सिंगुलर की बात करेंगे, सैलुला होता है। सैलुला का मतलब होता क्या है? सैलुला हम लोग कहते हैं लिटिल रूम को, एक छोटे छोटे जो रूम्स बने होते हैं ना, कंपार्टमेंट्स, ये आप देख रहे हो यहाँ पर छोटे छोटे कंपार्टमेंट टाइप स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, होलो स्पेस दिख रहे हैं। इन्हीं बोला जाता है क्या? लिटिल रूम्स कहा जाता है। ठीक है, जिसका मतलब सेलुलोज का मतलब क्या, सॉरी सैलुली का मतलब क्या? इट मीन्स होलो स्पेस। क्या? होलो स्पेस मीन्स खाली स्पेस। ठीक है, फाइनली इसी को कहा गया आगे चल के क्या? सेल कहते हैं। इसी को आगे चल के हम लोग क्या कहते हैं? सेल। अब बात करते हैं सेल में, चूँकि हमें आज स्टार्ट ही क्या करनी थी? सेल स्टार्ट करनी थी। सेल को जनरली हम लोग क्या कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, मूलभूत इकाई कहते हैं जीवन की। जीवन हमारा जो है कम्प्लीटली डिपेंड किस पे करता है? सेल पे। और इसकी सारी एक्टिविटीज़, ठीक है, हमें ज़िंदा रखने के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, अगर सेल अपना परफॉर्मेंस सही तरीके से नहीं करता है तो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए सर्वाइव कर पाना डिफ़िकल्ट है। ठीक है, या फिर आप यूँ कहो कि इम्पॉसिबल है। ठीक है, बात करते हैं डिफिनीशन की। सेल की डिफिनीशन आप बचपन से स्टडी करते आ रहे हो। ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है जो इस लॉकडाउन में एकेडमिक्स में हैं, 6 से लेकर 10 तक के बच्चे हैं। ठीक है, लॉकडाउन में उनकी स्टडी नहीं हो पा रही है। बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस दे नहीं पा रहे हैं, बच्चों को घर पे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो उनकी भी मेरी छोटी मोटी रिक्वेस्ट थी, मेरे खुद के भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिनका मैं क्लास ले भी नहीं पाता हूँ कभी कभी, उनका भी रिक्वेस्ट था कि सर छोटी मोटी वीडियोस आप ऐसे ही बना दिया करें, हम लोग भी इसको देख लिया करेंगे। ठीक है, तो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आगे चल के हम लोग लूसेंट, जो इंग्लिश वाली लूसेंट है, उसका भी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, वो स्पेशली मेरा इंटेंशन है उसको बनाना, क्योंकि मैं भी जनरल कंपटीशन का एक स्टूडेंट ही हूँ। ठीक है, मैंने भी 65वीं BPSC निकाल रखी है अभी। ठीक है, और बिहार दरोगा भी मेरा निकला हुआ है, मेंस में लगा हुआ हूँ तैयारी करने में। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो इंग्लिश वाली लूसेंट है उसका वीडियो मैं आपके लिए बनाऊँ। प्लेलिस्ट भी उसका अलग अलग बनेगा, सिलेबस अच्छी तरीके से उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, और पेज में ऐसे ही माइंड मैप बनाकर
माइंड मैप बनाकर ऐसे इंग्लिश में लिखा रहेगा, ठीक है। और उसको मैं हिंदी में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि हिंदी मीडियम बच्चों को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जो इंग्लिश की हवा है ना, वो आप लोग हिंदी मीडियम वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, ठीक है, अपने दिमाग से निकाल के कहीं डस्टबिन में डाल दीजिए। बहुत हवा नहीं है इंग्लिश, ठीक है, जितना आप लोग बना रखे हो, ठीक है। आप जिस चीज़ से जितना भागते हो ना, वो चीज़ आपसे उतनी ज़्यादा भागती चली जाती है। एक बार आप उसको पकड़ो तो सही, भाग के जाएगा कहाँ, ठीक है। 2-4 वीडियोज़ आप देख लोगे, धीरे धीरे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा और आपको वही इंग्लिश अच्छी लगने लगेगी, ठीक है। और आप आज देख ही रहे हो, अगर आप सिर्फ एक सिपाही बनना चाहते हो तो बात अलग है। अगर आपका एम है आगे चल के बीपीएससी निकालना, यूपीएससी निकालना, ठीक है, तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। बहुत अच्छी इन द सेंस कि आपको इंग्लिश की समझ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इंग्लिश से भागे ना, इंग्लिश को आप पकड़े रहें, ठीक है। इंग्लिश आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली है, ठीक है। और जहाँ भी दिक्कत होगी आप मुझे बताएंगे, ठीक है, कि ये वीडियोस थोड़ी सी और ज़्यादा हिंदी की परसेंटेज जो है थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देनी है, मैं इंक्रीज़ कर दिया करूँगा। लैटिन शब्द को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसको हिंदी में लैटिन ही लिखूँगा ना, शब्द लिखूँगा, और क्या करूँगा, सेलुला को मैं सेलुला ही लिख सकता हूँ, ठीक है। सेल वॉल को मैंने बता ही दिया क्या होता है, कोशिका भित्ति होती है। क्या होती है कोशिका भित्ति, हम लोग आगे जब डिस्कस करेंगे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। होलो स्पेस, खाली स्पेस मैंने बता ही दिया, ठीक है, रिक्त स्थानों को कहते हैं हम लोग, ठीक है। खाली खाली बॉक्सेस आपको दिखाई दे रही हैं। तो स्पेशली ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जो जनरल कंपटीशन में भी हैं और जिनका फंडामेंटल उतना स्ट्रांग नहीं रहा, ठीक है, वो भी आप इसको देख सकते हो, समझ सकते हो। और ये एकेडमिक बच्चों के लिए तो बहुत ज़बरदस्त वीडियो है, आप इसको देखेंगे ज़रूर, समझेंगे, ठीक है। यहाँ हम लोग डिफिनीशन की बात करते हैं। सेल की डिफिनीशन आप दोगे तो कहोगे इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी एंड इट्स लाइफ। बॉडी इन द सेंस हम लोग किसी ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं। यहाँ बॉडी का मतलब क्या है, हमारी आपकी बॉडी तो है ही, यानी हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी की बात कर रहे हैं और उसके लाइफ की बात कर रहे हैं। यानी आप ये कह सकते हो कि आपके बॉडी का स्ट्रक्चर किस पे डिपेंड करता है, सेल पे डिपेंड करता है। फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, सेल पे डिपेंड करता है। आपके लिए छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, 2 क्वेश्चंस है मेरे आज आपके लिए, कि क्यों सेल को हम लोग स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोलते हैं, है ना। वाई वी से सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, क्यों सेल को फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं, ठीक है। इसका आंसर आप कहाँ दोगे, अपने चैनल में आप नीचे आओगे, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दोगे, एक लाइन में दे सकते हो आप, ठीक है। क्लियर बात। तो इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, यानी आपको बताना है कि क्यों स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं सेल को और क्यों फंक्शनल यूनिट कहते हैं, क्यों इकाई कहते हैं, ठीक है। संरचनात्मक और क्या क्रियात्मक इकाई कहते हैं बॉडी की, किसी भी ऑर्गेनिजम्स की। चलिए यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब हम लोग जान चुके हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सब किस चीज़ से मिलकर बने हुए होते हैं, सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। आप कहोगे कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस चीज़ से मिलकर बने हुए होते हैं, कोशिकाओं के बने हुए होते हैं, ठीक है। इनका एक अलग अपग्रेडेशन चलता है, ठीक है, कि सेम टाइप ऑफ सेल्स आपस में कंबाइंड होकर इकट्ठे होकर टिश्यू बनाते हैं, उत्तक बनाते हैं, फिर उत्तक आपस में ऐड होकर क्या बनाते हैं, एक अंग बनाते हैं, फिर अंग तंत्र बनता है, और ठीक है, और फिर एक ऑर्गेनिजम्स का विकास होता है ना। ये हम लोग जो लेवल ऑफ इवोल्यूशन है उसको हम लोग आगे स्टडी करेंगे। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जो जंतु होते हैं, प्लांट की बात करूँ या फिर मैं एनिमल की बात करूँ, ठीक है, इनकी भी क्लासिफिकेशन 2 तरीक़ों से होती है, 2 तरीक़ों से होती है। आप कहोगे कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, उसमें कितने सेल्स होते हैं उसके आधार पे। एक बात करते हैं कि उसके अंदर न्यूक्लियस जो है, ठीक है, न्यूक्लियस जो है, केंद्रक जो है, वो है कैसा, ठीक है, प्रिमिटिव है या फिर ट्रू है, उसके आधार पे भी हम लोग उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, आगे देखेंगे उसको। बट यहाँ पे हम लोग क्या बात करते हैं कि सम ऑर्गेनिजम्स आर, कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सिर्फ सिंगल सेल के मिलके बने हुए होते हैं, सिर्फ एक कोशिकीय होते हैं। वो कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सिंगल सेल से क्या होते हैं, बने हुए होते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं, मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, ठीक है, बहुत सारे सेल्स से वो क्या होते हैं, मिलकर बने हुए होते हैं। अब ये सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिजम्स जो हैं, ठीक है, ये लिव ऑन देयर ओन, ठीक है, ये किसी पर डिपेंड नहीं करते, इनमें डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं पाया जाता। यानी इनका एक सेल ही सारे लाइफ प्रोसेसेस को कंटिन्यू करने के लिए जितनी भी जैविक प्रक्रियाएं होती हैं हमारे शरीर के अंदर, ठीक है, आप उसको डाइजेशन कहो, ठीक है, आप सर्कुलेशन कहो, रिस्पिरेशन कहो, एक्सक्रेशन करो, है ना, रिप्रोडक्शन कहो, ठीक है, जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस हैं, ठीक है, वो सब के सब
एक ही सेल रिस्पॉन्सिबल है उसको करने के लिए। बट आप जब बात करोगे उन ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है, जो किससे मिलके बने हुए हैं, मेनी सेल्स से मिलके बने हुए हैं, वो इंटर इंडिपेंडेंट होते हैं। यहाँ पे ई होगा, ठीक है, इंटर इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी इनमें डिवीज़न ऑफ लेबर पाया जाता है, यानी कि प्रत्येक कोशिकाएं जो होती हैं एक विशिष्ट प्रकार के फंक्शन को परफॉर्म करती हैं, ठीक है। आप कहोगे ईच सेल हैज़ द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शंस, ठीक है। जितनी भी मतलब सेल्स हैं वो सबकी अपनी क्या है, स्पेसिफिक रोल है ना, काम बटा हुआ है इसमें, ठीक है। और ये सारे के सारे काम जो हैं ये आपस में कहीं ना कहीं आगे चल के सिंक्रोनाइज होते हैं, ठीक है। ये आगे कहीं ना कहीं चल के आपस में सब सिंक्रोनाइज होंगे और सबका एक दूसरे पे इफेक्ट पड़ता है। बट यहाँ ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये इंडिविजुअल होते हैं, बेचारे सिंगल होते हैं। आपने अमीबा को देखा हुआ है, ठीक है, वो सारा काम एक ही सेल से कर लेता है, ठीक है। इंडिपेंडेंटली कैपेबल टू परफॉर्म ऑल द लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होती है, इनकी अपनी एक स्पेसिफिक फंक्शंस होती है। अगर आप एक सेल की बात करो, सेल में बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं और सारे ऑर्गेनल्स का काम अलग अलग होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करोगे, पावर हाउस होती है, वो पावर जनरेट करता है ना, ठीक है। वैसे ही सारी जितने भी हैं, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है। तो वैसे ही है, हम लोग आगे इसको स्टडी करेंगे डीपली। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से मिलके बना हुआ होता है उसे हम लोग कहते हैं एक कोशिकीय जंतु। क्या कहते हैं, एक कोशिकीय जंतु, ठीक है। आप कहोगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, क्या कहते हैं उसको हम लोग, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और जो बहुत सारे सेल्स से मिलके बने हुए होते हैं उसे हम लोग कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसके एग्जांपल्स की बात करोगे, अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है, बैक्टीरिया होता है, और भी बहुत सारे होते हैं। ईस्ट भी इसी में आ जाता है, ठीक है। मल्टी सेलुलर की बात करते हैं, है ना, फंगस आ जाते हैं, ठीक है। इन द सेंस क्या, मतलब फंगी की बात करते हैं हम लोग, प्लांट की बात करते हैं, एनिमल की बात करते हैं। यानी प्रोटोजोन्स इसमें आ जाते हैं और मेटाजोन्स इसमें आ जाते हैं, ठीक है। प्रोटोजोन्स जितने भी हैं, ठीक है, प्रिमिटिव जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सारे इसमें आ जाते हैं, और मेटाजोन्स वाले सारे इसमें आ जाते हैं, ठीक है। इनकी जो शेप और साइज़ होती है वो आइडेंटिफाइड होती है, ठीक है ना, आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, ठीक है। दे कैन बी आइडेंटिफाइड विद द बेसिस ऑफ देयर शेप्स, ये अपने शेप्स के आधार पे आइडेंटिफाई किए जाते हैं। जैसे आप कहोगे पैरामीशियम का शेप कैसा होता है, स्लीपर टाइप होता है। स्लीपर आप जानते ही हो, चप्पल टाइप का, ठीक है, स्लीपर टाइप का इसका शेप होता है, ठीक है। आप अमीबा की बात करोगे तो इसका शेप कैसा होता है, इरेगुलर होता है, अनियमित होता है बिल्कुल, ठीक है। कोई इसका फिक्स शेप और साइज़ होता नहीं है अमीबा का, है ना। आप अमीबा, अगर आपकी ड्राइंग महा थर्ड क्लास है तब भी आप बहुत सुंदर तरीके से अमीबा को बना सकते हो ठीक है। आगे बात करते हैं, शेप की बात करते हैं मल्टी सेलुलर। हमें चूंकि इसी को ही ज़्यादा फोकस करना है, मल्टी सेलुलर को ही। शेप की बात करते हैं तो इसमें सेलुलर डाइवर्सिटी बहुत अधिक पाई जाती है। सेलुलर डाइवर्सिटी, विविधताएँ जो है, कोशिकीय क्या विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है इसमें, ठीक है। शेप जो है इसका डिपेंड करता है, शेप डिपेंड ऑन देयर, किस पे डिपेंड करता है, पोजीशन इन द बॉडी, वो शरीर में कहाँ पे स्थित हैं इस पे डिपेंड करेगा इसका शेप। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी अधिक डाइवर्सिटी, ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के सेल में पाई जाती हैं, ठीक है। इनका शेप डिपेंड करेगा किस पे, स्पेसिफिक फंक्शन पे, यानी वो किस तरह के रोल में इन्वॉल्व हैं, किस तरह के एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व हैं, उस पर भी इनका शेप डिपेंड करता है। तीसरा क्या, इनका इंटरेक्शन विद द अदर नेबरिंग सेल्स, यानी इसके आसपास में जो सेल्स हैं इनके साथ इनका इंटरेक्शन कैसा होता है, उस पर भी इनका शेप डिपेंड करता है। आप सोच सकते हो कितनी वैरायटी ऑफ शेप्स इनकी हो सकती है। जैसे मैं छोटा मोटा डायग्राम बनाने की यहाँ पे थोड़ा सा मेरा अटैम्प्ट रहा, कोशिश रही, ठीक है। आप कहोगे स्मूथ मसल सेल की बात करोगे, स्मूथ मसल सेल की बात करोगे तो आप देख रहे हो कि इस तरह का इसका शेप होता है। नर्व सेल्स बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, नर्व सेल्स का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ये एक्सॉन होता है, जिसको हम लोग एक्सॉन होता है, ठीक है। डेंटाइन होती है, बॉडी होती है इसमें, है ना। पढ़ेंगे इसको आगे हम लोग, कब, जब हम लोग पढ़ेंगे क्या, ब्रेन के बारे में, ठीक है, या फिर नर्वस सिस्टम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तंत्र के बारे में हम लोग देखेंगे, तब वहाँ पे इसको हम लोग बहुत डीपली, बहुत बारीकी से स्टडी करेंगे इसको, ठीक है। डाइवर्सिटी किस तरह से, चिक समझते हो ना, जो आपका चब्बी चिक होता है, गाल, ठीक है। इसके जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं। इंटेस्टाइन जो आपके आंत होती है उसमें कैसे होते हैं, उसकी शेप कैसी होती है, कॉलम जैसे होता है, ठीक है। पॉलीगोनल शेप किसका होता है, लीवर सेल की होती है। फैट सेल की बात करें, वसा में
राउंडेड होता है। एग सेल्स, एग भी एक सेल ही है, पता होगा आपको। लार्जेस्ट सेल की बात करें तो ऑस्ट्रिच का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा है ना, जो कि एक ऐसी पक्षी है बर्डलेस है ना, मैमल्स है वो, ठीक है। ओवल उसका शेप होता है। कैसा शेप होता है? ओवल शेप होता है। अब हम लोग बात करेंगे सेल के शेप तो हम लोगों ने देख लिया, बट अब साइज़ का क्या है ना, साइज़ में भी बहुत अधिक डाइवर्सिटी है ना, शेप में भी बहुत अधिक डाइवर्सिटी है, सॉरी साइज़ में भी डाइवर्सिटी है। साइज़ की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सेल वेरी इन देयर साइजेस, सेल की जो साइज़ है वो भी क्या करता है? वेरी करता है। कैसे? अब हम लोग इसको इसका जो डायमेंशन है, इसकी जो स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं? माइक्रोन में। किस में? माइक्रोन में, ठीक है। और किस में? मिलीमीटर में, ठीक है। माइक्रोन को ही हम लोग किस में कन्वर्ट कर देते हैं? मिलीमीटर में, जिसको हम लोग शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? शॉर्ट में लिखते हैं म्यू और मीटर, ठीक है। और एंगस्ट्रम में भी इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। सेल की रेंज जो होती है, रेंज मीन्स परास जो होता है, वो लगभग कितना होता है? 5 माइक्रोमीटर से लेकर 5000 माइक्रोमीटर तक होता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है, कि इसकी कितनी अधिक वैरायटी होती है ना, कितना अधिक ये डिफरेंसेस इनमें पाई जाती हैं। किसके आधार पे? साइज़ के आधार पे, ठीक है। यानी आप कहोगे कि 1 माइक्रोमीटर की बात करोगे तो लगभग 1 टू द क्या होता है? 1/1000 मिलीमीटर होता है। एक एंगस्ट्रम की बात करोगे, यही ऊपर जाएगा आपका, ठीक है, यही 1000 जो है ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो आप कहोगे 0.001 क्या? माइक्रोन। इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 10 टू द पावर -10 मीटर के रूप में। 10 टू द पावर -10 मीटर, माइनस, सोचो कितना ये छोटा होता है। इसी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ से 2 हट जाएंगे, 8 हो जाएगा ये, ठीक है। 10 टू द पावर -8 हो जाएगा। यानी ये इस तरह से अपना कन्वर्ट होता चला जाता है, ठीक है। मोस्टली अगर ह्यूमन की बात करें, है ना, ह्यूमन सेल की बात करें, तो इनका जो रेंज होता है डायमीटर में, ठीक है, डायमीटर में उसकी मतलब बात करते हैं हम लोग 8 से लेकर 25 माइक्रोमीटर तक होता है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट डिस्कस करने को है यहाँ पर सेल्स के बारे में, ठीक है। फैक्ट्स आप कह सकते हो इसको। स्मॉलेस्ट सेल की बात करोगे आप तो क्या होता है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जिसको हम लोग PPLO भी कहते हैं। क्या कहते हैं? PPLO, ठीक है, ठीक है। ल्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, पी यहाँ पे साइलेंट होता है, ठीक है। इसकी साइज़ की बात करोगे आप तो लगभग कितना होता है? 10 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। लार्जेस्ट सेल की बात करोगे तो जानते ही हो, शुतुरमुर्ग के अंडे की बात करते हैं, है ना। लॉन्गेस्ट सेल की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। लॉन्गेस्ट सेल की बात करते हैं, नर्व सेल्स है ना, तंत्रिका तंत्र की बात करते हो आप, ठीक है। न्यूरॉन की बात करते हो आप, है ना। ह्यूमन बॉडी में बात करें, ठीक है, तो लॉन्गेस्ट सेल जो होता है वो फीमेल ओवम होता है। ये ओवम क्या है? सिंगुलर फॉर्म है, ठीक है। ये आपका रिप्रोडक्टिव सेल होता है। रिप्रोडक्टिव क्या होते हैं? गैमिट्स होते हैं ये, ठीक है। रिप्रोडक्शन में इसकी हम लोग रिप्रोडक्शन में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसी का प्लूरल आपका ओवा हो जाता है ना, जिसको आप लोग अंडाणु कहते हो हिंदी में, है ना। हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं ना, अंडाणु कहते हो। और मेल में क्या होता है? शुक्राणु होते हैं, इसको आप लोग स्पर्म कहते हो। ये दोनों के दोनों ही क्या है? गैमिट्स हैं। गैमिट्स इन द सेंस सेक्स सेल को कहते हैं, है ना, ठीक है। क्या कहते हैं? गैमिट्स कहते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको सबको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो मैंने आपको पीछे भी बताया था, ठीक है, 2 तरीके से हम लोग क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं। किसका? इस सेल का। ये कोशिका भाई साहब जो है ना, ठीक है, जिन पे हमारी पूरी लाइफ डिपेंड करती है, इसकी क्लासिफिकेशन 2 तरीके से करते हैं। एक तो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं उसके आधार पे। अगर सेल एक है यूनिसेलुलर कहेंगे उसको, अगर सेल एक से अधिक हैं, ठीक है, तो उसको मल्टी सेलुलर कहेंगे, ठीक है। एक कोशिकीय जंतु कहेंगे और बहु क्या कहेंगे? कोशिकीय जंतु कहेंगे। अब ऑन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस की बात करते हैं हम लोग, ऑन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। कोशिका, सॉरी क्या कहते हैं? न्यूक्लियस को हम लोग केंद्रक कहते हैं हिंदी में, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूं, ऐसे हम लोग आगे भी स्टडी करेंगे। जब हम लोग न्यूक्लियस पढ़ेंगे तो वहाँ भी सबका हिस्टोरिकल भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो उसकी भी हिस्टोरिकल पढ़ेंगे, ठीक है ना। प्रोटोप्लाज्म पढ़ेंगे तो वहाँ भी मैं बताऊँगा आपको किन किन के बारे में, पुरकिंजर साहब के बारे में बताऊँगा, ठीक है। तो इनको सबसे पहले डिस्कवर करने वाले साहब जो थे उनका नाम था क्या? रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। कब इन्होंने देखा था? 1831 में, 1831 ईस्वी में। चूँकि माइक्रोस्कोप उतनी डेवलप नहीं थी डियर, ठीक है, तो वो सिर्फ क्या किए थे, जैसे ये आपका सेल हो गया और अंदर इन्होंने क्या देखा कि कहीं पे सेंट्रली लोकेटेड कोई एक डार्क स्टैंड है ना, धागे नुमा स्ट्रक्चर उनको दिखी, पूरा एकदम कंडेंस रूप में इस तरह से, है ना,
ठीक है। इसी को इन्होंने, इस डार्क स्ट्रक्चर को इन्होंने नाम क्या दे दिया, चूँकि ये सेंटर में था, ठीक है, तो उसका नाम दे दिया इन्होंने न्यूक्लियस। क्या कह दिया, न्यूक्लियस। तो इन्होंने कहा कि जो सेंट्रली लोकेटेड स्टेन लाइक बॉडी उनको दिखी कहाँ पे, सेल में, उसी को इन्होंने नाम दे दिया क्या, न्यूक्लियस। अब कहेंगे कि न्यूक्लियस जैसे पहले की जो एनिमल्स हुआ करते थे, ठीक है ना, उसमें न्यूक्लियस उतनी वेल डेवलप्ड नहीं हुआ करती थी। न्यूक्लियस जो थे उतने वेल डेवलप्ड नहीं हुआ करते थे, यानी कि वेल सराउंडेड नहीं हुआ करते थे, यानी कि उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता था। क्या नहीं होता था, केंद्रीय झिल्ली नहीं पाई जाती थी, सॉरी, क्या नहीं होता था, केंद्रक झिल्ली उसमें पाई नहीं जाती थी, ठीक है। तो इसके जितने भी मटेरियल्स हैं अंदर का, वो सारा ऐसे ही पूरा साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ रहता था, ठीक है। तो वैसे सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। और वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट्स कहते हैं, ठीक है। और जिनके न्यूक्लियस जो थे वो वेल डेवलप्ड थे, वेल डिफाइंड थे, यानी कि वेल सेंट्रली लोकेटेड थे और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड थे। उसे क्या आज भी हैं, ठीक है, थे में आप नहीं जाओगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूकैरियोट्स कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आपकी आने वाली होगी, ठीक है, आएगी, जिसमें हम लोग किसको डिस्कस करेंगे, इन दोनों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद छोटी छोटी 2 थ्योरीज़ हैं, सेल थ्योरी की बात करेंगे, ठीक है, उसके बाद सेल डॉक्टराइन की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे किस पे, सेल पे आ जाएंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही होगी। ऐसे ही आप लोग अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करते रहिए और धीरे धीरे हम लोग भी अपने आप को अपग्रेड करेंगे। और बहुत जल्द ही लूसेंट भी आपका स्टार्ट होगा, इंग्लिश मीडियम वाली लूसेंट, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर लाइकिंग दिस वीडियो एंड आई होप यू विल एंजॉय अ लॉट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योर सेल्फ, बाय बाय।